कितनी खबरें समाचार पत्रों में छपती हैं, कितनी जानकारियां उसके अपने पास आती हैं, लेकिन सुओ मोटो संज्ञान लेने का भी अधिकार लोकपाल को नहीं है। इस बिल में मैंने संशोधन दिया है कि वो सुओ मोटो शब्द डालो, लेकिन मैं जो कह रही हूं कि सरकारी लोकपाल, कमजोर लोकपाल, तो ये सारे तर्क मेरे उस तरफ जाते हैं कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल है, निष्प्रभावी लोकपाल है और ये निष्पक्षता से काम नहीं कर सकता, ऐसा लोकपाल है। तीसरी बात मैंने कही थी कि अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ बिल है। मैं एक एक विसंगति आपके सामने रखूंगी, आप सुनकर हैरान होंगे। पहली विसंगति है प्रधानमंत्री को दायरे में लाने की। मतभेद है सदन में, कुछ लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री होने चाहिए, कुछ चाहते हैं नहीं होने चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं होने चाहिए। और ये बात आज नहीं कह रही हूं, जिस समय सदन में चर्चा हुई थी तब कह दी थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री को लाए तो हैं पर इतने कवच कुंडल पहना के लाए कि उन्हें कोई छू ही नहीं सके। क्या प्रावधान है? जो शिकायत आएगी उस पर पूरा बेंच, फुल बेंच लोकपाल का बैठेगा। 3/4 जज ये तय करे कि शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई होगी, वरना नहीं। ये 3/4 का कॉन्सेप्ट कहां से आया? 3/4 का कॉन्सेप्ट कहां से आया? अध्यक्ष जी, इवन इस देश में संविधान का संशोधन करने के लिए कुल सदन का 50% और उसका 2/3 चाहिए। कुल सदन का 50% होता है 273, उसका 2/3 होता है 182। अगर इस 543 में से 273 सदस्य उपस्थित होकर 182 लोग संविधान संशोधन के पक्ष में वोट कर दें तो संविधान संशोधित हो जाता है। और ये मिनिमम नंबर फॉर दैट इज 50%. 275 of this house is required, not 182. 50% का है, 50%. आप भी 50% रख लीजिए। एक मिनट, आप भी 50% रख लीजिए, पर मैंने तो संशोधन दिया है 2/3 का। 2/3 का नहीं, ठीक है। आई स्टैंड करेक्टेड। 182 members there. I stand corrected. That's all. I stand corrected, क्योंकि 50% ऑफ द टोटल अलग से जरूरत है और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग अलग से जरूरत है, इसलिए आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि 50% ही चाहिए ना संविधान के लिए। आप 50% रख लें, मगर मैंने तो 2/3 का संशोधन किया। ये 3/4 कहां से? और उसके बाद प्रोसीडिंग्स कैमरा में होंगी और वो किसी आरटीआई में या कहीं बाहर उजागर नहीं की जाएंगी। हम पारदर्शिता ला रहे हैं या पारदर्शिता समाप्त कर रहे हैं? आप क्यों पीएम को एम्बैरेस कर रहे हैं? अगर आपको नहीं लाना तो साहस से कह दीजिए। क्या हम उन लोगों का बात नहीं मानते जो लाना चाहते? कह दीजिए। लेकिन ये एक फार्स, ये एक दिखावा क्यों कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को ला भी रहे, लेकिन 3/4 तो पहले चाहिए, बाद में कैमरा में प्रोसीडिंग होगी और कोई आगे बताएगा नहीं। क्या ये संभव है? हिंदुस्तान में कहते हैं 2 लोगों के बीच में बात हो तो बाहर निकलती है। 9 जज जिसे देखेंगे, उन 9 जज के 9 असिस्टेंट उनके सामने प्रोसेस करके शिकायत रखेंगे। कोई एक स्टेनो उस ऑर्डर को लिखेगा भी, किसी ने विमत दिया, असहमति दी तो उसका स्टेनो भी लिखेगा। 20, 22, 25 लोगों के बीच में से जो चीज निकलेगी वो बाहर नहीं आएगी। और शिकायतकर्ता तो बताएगा। आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिसकी अनुपालना कम होगी, अवहेलना ज्यादा होगी और अंदाजे लगेंगे, अटकलें लगेंगी, अफवाहें उड़ेंगी। कैबिनेट की बात नहीं छूटी। तो ऐसे अंदाज और आकलन वाली चीजें, अफवाहों की सरगर्मियां क्यों फैला रहे हैं आप पारदर्शिता से कहिए। आखिरकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हाउस ऑफ द पीपल को माना गया है प्रधानमंत्री के बारे में। यह सदन किसी बेबुनियाद शिकायत पर थोड़ी कार्रवाई की इजाजत दे देगा। प्रधानमंत्री दल के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं
शिकायत है और क्या हमने आगे क्या उस पर हुआ ये बताएंगे ही नहीं, किस कारण से वो शिकायत खत्म की गई ये बताएंगे ही नहीं। अरे अब तो असांजी जैसे लोगों ने विकीलीक्स के खुलासे कर दिए, 20-20 साल पहली चीजें बाहर आ गई। जिन लोगों ने काला धन बाहर रखा था, सोचा था कभी नाम नहीं आएंगे, उनकी सूचियां लोगों ने चुरा दी। क्या ये चीजें बाहर नहीं आएंगी? एक ऐसा कानून हम बना रहे हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, बल्कि जिसकी अवहेलना होगी, पर प्राइम मिनिस्टर एम्बैरेस जरूर होंगे। कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में आएगा कि एक ऐसा लॉ अगेंस्ट करप्शन बना जिसमें प्रधानमंत्री की प्रोसीडिंग कैमरा में होगी, बाहर रिपोर्ट बताई नहीं जाएगी, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा था बड़ा विकृति से भरा बिल है। और एक दूसरी भी संगति बताती हूं जो आपकी पीठ से संबंधित है। इसमें एक धारा जोड़ी गई है 24। स्टैंडिंग कमेटी में कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। मैंने अपने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों से भी पूछा और स्वयं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी। कहां से आई वो धारा मुझे नहीं मालूम, सांसदगण सुन लें उसको। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि एमपी अगर चार्जशीट भी होगा तो उसकी रिपोर्ट स्पीकर को या चेयरमैन राज्यसभा को भेजी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप कार्रवाई करिए चार्जशीट के बाद। और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगी या करेंगी, उसकी रिपोर्ट आप लोकपाल को भेजेंगी और नहीं करेंगी तो कारण क्या है ये भी उसको लिखकर भेजेंगे। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सदन सर्वोच्च है और इस सदन में आपकी सत्ता सर्वोच्च है। आपकी किसी रूलिंग को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यह लोकपाल कह रहा है कि आप रिपोर्ट देंगे उसको। और ये आपने कैसे मान लिया? सपने आते हैं आपको, हंचेज होती हैं, क्या होता है आपको? दुविधा में तो हमेशा ग्रस्त रहते हैं। आपकी सत्ता को तो कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी ने पढ़ा है ये बिल? स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं हुई। कहां से आई है प्रावधान, कहां से आई ये धारा कि चार्जशीट होने के बाद आपके पास वो रिपोर्ट भेजेगा और आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजेंगी उसको, और अगर एक्शन कोई नहीं लेंगी तो कारण लिखकर भेजेंगी। ये बिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के भी विरोधाभास में है। वहां तो कहते हैं कि कन्विक्शन के बाद भी अगर 2 साल का कन्विक्शन है और सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़के जीत कर आ सकते हैं, मगर यहाँ चार्जशीट के बाद ही सदस्यता से जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कोई एक विसंगति नहीं है इसमें। तीसरी विसंगति देखिए, सीबीआई की कार्यशैली के बारे में हमने बहुत बार चर्चा करनी चाहिए। पिछली बार बोलते हुए मैंने कहा कि सीबीआई वो यंत्र है जो सरकार के अल्पमत को बहुमत में बदलता है। जितने के नाम मैंने लिए वो सब आज दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन पिछले 3 महीने में 2 नई घटनाएं हो गई। चिदम्बरम जी के मामले में सीबीआई ने जाकर कह दिया इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जाकर याचिका दायर की कि मेरे पास वो सारा एविडेंस मैं फाइल में से निकाल सकता हूं जिसमें जांच की जरूरत है।